पार्वती का पति पिछले 6 महीने से काम की तलाश में सुदूर देश गया हुआ था। शुरू शुरू में तो वो थोड़े बहुत पैसे भेज दिया करता था, लेकिन बाद में वो भी बंद हो गए। पार्वती अपनी जेठानी सीमा के साथ रहती थी। शुरू में तो सीमा उसका हालचाल पूछ लिया करती थी, लेकिन जब देखा कि उसका पति भी उसे नहीं पूछ रहा, तो उसने भी उस पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए। मई का महीना शुरू हो गया था। चिलचिलाती गर्मी में एक दिन सीमा सामान समेत उन्हें टीन के कमरे में भेज देती है। पार्वती अपने दोनों बच्चों के साथ उस टीन के कमरे में रहने लगती है, लेकिन दोपहर में तपती गर्मी में वो टीन आग की तरह शोले उगलती और कमरे में पार्वती अपने बच्चों के साथ तिलमिलाकर रह जाती। माँ, बहुत गर्मी है। बहुत प्यास लग रही है। क्या मैं ताई से थोड़ा ठंडा पानी लेकर आ जाऊं? माँ, बाबा को चिट्ठी लिखो ना कि वो जल्दी आ जाए। हम लोग इस तरह गर्मी में पागल हो जाएंगे। ताई ने हमें यहाँ इस कमरे में क्यों डाल दिया? अभी पार्वती अपने बच्चों को समझाने के लिए कुछ बोलना ही चाह रही थी कि सीमा वहां आ जाती है और पार्वती से कहती है, सुनो पार्वती, मुझे नहीं पता तुम्हारा पति कभी वापस आएगा या नहीं आएगा, और तुम्हारा खर्चा उठा उठा कर मैं तो थक चुकी हूँ। तो अब तुम अपने लिए कोई काम धंधा ढूंढो। दीदी, अचानक से अब कौन काम देगा? वो जरूर वापस आएंगे। थोड़े दिन की बात है। 6 महीने होने को आए हैं। उन्होंने कहा था 6 महीने बाद वो वापस आ जाएंगे। जब आएंगे तब देखा जाएगा। फिलहाल तो तुम अपने काम वाम के बारे में कुछ सोचो। ताई, बहुत गर्मी है। थोड़ा सा फ्रिज का ठंडा पानी दे दो। बिजली का बिल तेरी माँ भरेगी। दीदी, पानी को तो कोई मना नहीं करता। बच्चों का गला सूख रहा है। थोड़ा सा पानी दे दो। बाप छोड़कर जा चुका है और यहाँ पर बच्चों को मस्ती आ रही है। फ्रिज का ठंडा पानी चाहिए। रुको, अभी देती हूँ। छोटी सी बोतल में सीमा तीनों के लिए पानी दे जाती है। इसमें दीदी का भी क्या कसूर है? 6 महीने हो गए। जब उसने ही पलट कर नहीं देखा कि उसका परिवार जिंदा है या मर गया, तो फिर बाहर वाले क्या देखेंगे? कहीं कहीं पर काम धंधा ढूंढती हूँ। गर्मी के मौसम में भी तो अधिकतर लोग घूमने चले जाते हैं। किसी के घर झाड़ू पोछे का भी काम नहीं मिलेगा। हे भगवान, कहाँ छुप कर बैठ गया है? कभी कभी बगैर पुकारे भी आवाज सुन लिया कर। रात को पार्वती अपने बच्चों पर गीले सूती साड़ी को उड़ाकर पंखे से हवा झेल रही थी। बीच बीच में जैसे ही उसे झपकी लगती, बच्चे कुलमुलाने लगते। वो फिर से साड़ी को गीला करती और बच्चों को उड़ाकर हवा करने लग जाती। भयानक गर्मी में पूरी रात इसी तरह अपने बच्चों की देखभाल करती रही। अगले दिन सुबह अपने दोनों बच्चों को घर पर बिठाकर वो काम की तलाश में निकल जाती है। तभी उसकी जानने वाली एक सहेली मिल जाती है। अरे पार्वती, तूने ये अपना क्या हाल बना रखा है? मैंने तो तुझे पहचाना ही नहीं। अगर तेरी आवाज ना सुनती। क्या बताओ बहन, बस किस्मत का लिखा झेल रही हूँ। सुन, अगर कहीं कोई काम है तो बता। हम्म, तुझे काम की क्या जरूरत है? तेरा पति तो बाहर देश गया था। क्या वो तुझे पैसे नहीं भेजता? अगर वो पैसे भेज देता तो क्या मैं तुझे इस हालत में यहाँ रोड पर नजर आती? काम और इस मौसम में? ना ना बहन, मुझे नहीं लगता इस मौसम में तुझे कोई काम मिलेगा। गर्मी देख रही है, सभी अमीर लोग हिल स्टेशन पर निकल जाते हैं। बहन, मैं तुझे क्या बताऊं, काम तो नहीं मिल सकता। पार्वती को ऐसा लगा जैसे ये बात कहकर उसकी सहेली उससे पल्ला झाड़कर वहां से चलती बनी। दोपहर के 12 बज चुके थे। वो जगह जगह घूम रही थी। सूरज सर पर अब उबल रहा था। वो देखती है कि एक पेड़ के नीचे दो बड़े से घड़े रखे हुए हैं, और जब वो पानी निकालने वाले बर्तन को घड़े के अंदर डालती है तो देखती है कि वो खाली है। प्यास से उसका बुरा हाल था। वो वहीं घड़े के साथ टेक लगाकर बैठ जाती है। तभी उसे याद आता है कि घर में बच्चे हैं और वो भूख से बिलबिला रहे होंगे। वो घर की तरफ चल देती है। तभी देखती है कि एक सेठ आदमी सड़क किनारे गरीब लोगों को घड़े बांट रहा है। पहले तो पार्वती सोचती है कि नहीं, ये तो ठीक नहीं होगा। घड़ा तो ले ही लेती हूँ। दीदी से कितना पानी मांग कर पियेंगे? कम से कम इतना ठंडा तो रहेगा कि गले को तरावत मिल जाएगी। वो सेठ के पास जाकर घड़ा ले लेती है और तेज तेज कदमों से चलते हुए घर आ जाती है। वो देखती है कि उसकी बेटी को तेज बुखार है। वो जल्दी से घड़े को धोकर पानी से भर देती है और फिर अपनी बेटी के सर और हाथ पर पानी की पट्टियां रखने लगती है और अपनी जेठानी को आवाज लगाती है, कौन मर गया जो गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही हो? 2 घड़ी चैन से सोने भी नहीं देती। दीदी, ऐसा मत कहो। गुड़िया को बहुत तेज बुखार है। थोड़ी देर से ठंडी हवा में लिटा लो। ना भाई ना, वायरल फीवर है, मेरे बच्चों को भी हो जाएगा। और जब तक तेरे बच्चों को बुखार है, मेरे बच्चों के पास इसको लाने की जरूरत नहीं है, और मैं तुझे खुद यहाँ पर आने की जरूरत है। दीदी, कोई गोली ही दे दो, मैं इसको खाने के लिए दे दूं। सीमा बुखार की गोली लाकर उसे दे देती है।
और उसके बाद वो अपने घर का दरवाज़ा खोलती ही नहीं, बल्कि कई बारी दरवाज़ा बजाती है, लेकिन सीमा के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। शाम होते होते बेटी का बुखार कम हो जाता है, तो वो अपने बच्चों को लेकर बाहर आंगन में बैठ जाती है और पंखे की हवा करने लगती है। माँ, आज तो हवा भी नहीं चल रही, रात कैसे कटेगी? क्या बाबा कभी वापस नहीं आएंगे? बस बेटा, 1-2 दिन और रुक जाओ, मैं कोई काम धंधा ढूंढ लूंगी। पीछे से अपने और अपनी बहन का ख्याल रखना। आज रात हम लोग यहीं आंगन में सो जाएंगे। अगले दिन सुबह निकलते सूरज के साथ ही भयानक गर्मी थी। हवा का नामो निशान तक नहीं था। दम घुटने वाली गर्मी में पार्वती ने थोड़ा बहुत बचे हुए आटे से अपने बच्चों के लिए रोटी बनाई और घर से काम की तलाश में निकल गई। बाहर जाकर उसने देखा कि कुछ लोगों ने मीठे पानी का भंडारा लगा रखा है। पार्वती तुरंत उल्टे पैर वापस आ गई और बड़ा सा डब्बा लेकर अपने बच्चों के लिए शरबत लेने चली गई और लाकर अपने बच्चों को पीने के लिए दिया। कितना ठंडा है माँ, कितना ठंडा है, मजा आ गया। माँ, तू भी जल्दी से पी ले, फिर मैं एक डब्बा और ले आता हूँ। बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल ठंडा हो गया है सब कुछ। पार्वती उस डब्बे में से गिलास भरकर 2 गिलास शरबत पी लेती है। फिर उसका बेटा वापस वो डब्बा लेकर शरबत लेने चला जाता है, लेकिन तब तक शरबत खत्म हो चुका था। घर आकर वो अपनी माँ को ये बात बताता है तो पार्वती मन ही मन सोचती है, जरूर कोई त्योहार होगा, तभी इस तरह पानी भंडारे के रूप में बट रहा है। मंदिर में भी जरूर होगा, क्या पता वहां खाना भी मिल जाए। मैं खुद जाकर खाना ले लूंगी। नहीं नहीं, बच्चों को नहीं भेजूंगी, क्या सोचेंगे, हमारी माँ भीख में खाना ला रही है। दोनों बच्चे अपनी माँ की आंखों में आए हुए आंसू को पोंछ रहे थे कि तभी पार्वती उनसे कहती है, तुम दोनों यहीं बैठो और एक दूसरे के ऊपर हवा करते रहना, मैं अभी आती हूँ। वो भागकर मंदिर की तरफ जाती है तो देखती है कि वहां पर भंडारा चल रहा था। ठंडा शरबत भी था और हलवा पूरी भी था। वो अपनी साड़ी के पल्ले से पूरा मुंह छुपा लेती है ताकि कोई जानने वाला देख न ले। वो इधर उधर सब जगह देख रही थी। जब उसे लगा कि कोई उसके जानने वाला नहीं है तो उसने अपने मुंह से साड़ी का पल्ला हटाकर सांस ली और लंबी लाइन में लग गई। हे भगवान, मेरा नंबर आने तक खाना खत्म ना हो। तभी एक औरत पीछे से बोलती है, हे भगवान, अभी भी 25 लोग हैं बीच में, मुझे नहीं लगता कि हमारा नंबर आएगा हलवा पूरी खाने का। ऐसा मत कहो बहन, धीरज रखो। चलो जल्दी जल्दी से सीधी लाइन में लग जाओ और जल्दी जल्दी आकर खाना लो, खत्म होने वाला है। भैया, खाना तो मिल जाएगा ना? आदमी उस पर एक नजर डालता है और आगे बढ़ जाता है। गर्मी इतनी तेज थी कि पार्वती को खड़े खड़े चक्कर आने लगे और अभी लाइन में 10 लोग बाकी थे। वो एक बार लाइन की ओर देखती और एक बारी सूरज की तरफ, और फिर उसकी आंखों के आगे एकदम सफेद हो जाता है। वो धड़ाम से गिर जाती है। सभी लोग उसको साइड में करने में लग जाते हैं। लगता है बेचारी अकेली है, कोई साथ में भी नहीं है। गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, मर तो नहीं गई? देखो तो जरा, सांसें तो चल रही है ना? भैया, जरा ठंडा पानी डालो उसके मुंह पर, मुझे लग रहा है कहीं मर ना जाए। देखो तो होठ तक सूख गए इसके। तभी एक आदमी वहां से भागता हुआ आता है और ठंडा पानी पार्वती के मुंह में डालते हुए बोलता है, पार्वती, पार्वती, आंखें खोलो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, ये सब मेरी गलती है। उठो पार्वती उठो, देखो बच्चे भी साथ आए हैं। माँ, माँ देखो बाबा वापस आ गए हैं, अब सब ठीक हो जाएगा। पानी डालने वाला कोई और नहीं, पार्वती का पति था, जो अभी अभी घर आया और पार्वती को ढूंढते ढूंढते मंदिर पहुंचा। पार्वती की यह हालत देखकर उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आया। वो पार्वती को गोद में उठाकर हॉस्पिटल लेकर गया और उसे कुछ देर वहां ग्लूकोज चढ़ा तो वो थोड़ा राहत महसूस कर रही थी। फिर जब उसने आंखें खोली और पति को सामने पाया तो, मुझे माफ कर देना पार्वती, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि भैया भाभी तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे। मुझे लगा कि मैं सारा पैसा इकट्ठा करके आऊंगा तो हम सब मिलकर खुशी खुशी रहेंगे, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है पार्वती। मुझे लगा था कि अब तुम कभी वापस नहीं आओगे, और ये गर्मी है, ये गर्मी सारी मेरी और मेरे बच्चों की जान भी ले लेगी। थोड़ी देर बाद पार्वती का पति उसे घर ले आता है। सीमा को भी बड़ी शर्म आती है। वो बहुत बातें बनाती है, लेकिन अपनी आंखों देखे को पार्वती का पति झुठला नहीं पाता। 1-2 दिन में ही वो अपने बड़े भाई से बंटवारा कर लेता है और अपनी पत्नी और बच्चों को सभी सुविधाओं के साथ खुशी खुशी उन्हीं के साथ रहने लगता है। पार्वती भी भगवान को धन्यवाद देती है कि उसने उसे गर्मी की मार से बचा लिया।